बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है, ऑब्जर्वर बनाया है। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, यानी सब ऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक होंगे, तो असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इन राज्यों में बीजेपी के लिए जितनी बड़ी जीत उतनी ही बड़ी चुनौती भी है। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है, तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक होंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने की जो तैयारियां हैं, सरकार गठन की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया है। अमित शाह की एक बड़ी भूमिका पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत और प्रचंड जीत के बाद है, और निश्चित तौर पर उस जीत के पीछे की बड़ी भूमिका को समझते हुए फिर से एक पर्यवेक्षक बनाया गया है। सरकार का गठन पश्चिम बंगाल में तमाम समीकरणों को साधना, सरकार में किन किन को चेहरे के तौर पर रखना है, सीएम को लेकर क्या फैसला। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान से ही शुभेंदु अधिकारी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और अगला सीएम बंगाली ही होगा, इसका आश्वासन तो दिया गया, लेकिन क्या इस पर अब सरकार सफल हो पाती है या उतर पाती है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। एक बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में ही है, तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। असम के लिए जेपी नड्डा पर्यवेक्षक होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में विजय के बाद अब सरकार गठन की तैयारी है। असम में सह पर्यवेक्षक के तौर पर नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। तो बंगाल और असम ने इन दोनों ही राज्यों में पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी इन बड़े नेताओं को दे दी गई है, क्योंकि जीत के पीछे भी इन्हीं की रणनीति, सियासत का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, और निश्चित तौर पर उनकी रणनीति के हिसाब से पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पंकज का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, असम में नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल में अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत और प्रचंड जीत के पीछे जो रणनीति रही अमित शाह की और जो भूमिका रही, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बेशक, देखिए अगर आप देखेंगे तो दोनों महत्वपूर्ण राज्य हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम हो। दोनों राज्यों में पर्यवेक्षक के तौर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। सह पर्यवेक्षक के तौर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। और उसके अलावा असम में अगर देखेंगे तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया। ऐसे में दोनों राज्य महत्वपूर्ण थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ऐतिहासिक जीत असम में और पश्चिम बंगाल में जो हुई है उस जीत के पीछे रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह है। तो एक महत्वपूर्ण एक अपडेट जो निकल कर आई है वो ये है कि दोनों राज्यों में अब जो मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, उसको लेकर जो बैठकें होंगी, उस बैठक का नेतृत्व जो है ये दो बड़े नेता अलग अलग राज्यों में करेंगे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल में, जहां पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, उसको लेकर जो रणनीति है उसको लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह कल या परसों जो है वो पश्चिम बंगाल रवाना हो सकते हैं, और पश्चिम बंगाल में ऐसे पर्यवेक्षक वो तय करेंगे कि उस विधायक दल का नेता कौन होगा। उसके अलावा असम में भी इसी तरह से प्रक्रिया को अपनाई जाएगी, और असम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व रहे हैं जेपी नड्डा और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो पर्यवेक्षक के तौर पर वहां जाएंगे और वहां पे विधायकों का मन टटोला जाएगा, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। असम में लगभग तय माना जा रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण होगा पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल का सेहरा, या तो कहा जाए जो जीत किसके उसके तरफ जाती है, या तो कहा जाए कौन होगा मुख्यमंत्री, ये तय हो जाएगा। बस इंतजार करना पड़ेगा जब पर्यवेक्षक वहां पहुंचेंगे, तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे और तय करेंगे विधायक दल का नेता कौन होगा।
बिल्कुल पंकज, लेकिन नायब सिंह सैनी बीजेपी के सह पर्यवेक्षक असम में बना दिए गए हैं। मोहन चरण मांझी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पर्यवेक्षक के तौर पर। तो क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है बीजेपी की कि इन चेहरों को समीकरण बांधने के लिए रखा गया है, या सरकार के गठन में इनकी भूमिका को ध्यान में रखा गया है? यूं तो बड़े चेहरे और भी हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक असम में बनाना, क्या ये इनके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होगा, इन चेहरों के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होगा सरकार के गठन में, या फिर तमाम समीकरणों को साधने के लिए इनको ये भूमिका दी गई है? देखिए, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह अगर पर्यवेक्षक के तौर पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा एक बदलाव जो हुआ है पश्चिम बंगाल में, उसका चाणक्य के तौर पर देखा जाता है उनको, अमित शाह को। और उन्हीं की रणनीति थी जो इतनी बड़ी जीत हुई। अगर आपको याद होगा, जो पहला फेज का चुनाव होगा तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा था कि 100 से ज़्यादा सीटें पहले फेज में हम जीत रहे हैं। तो उनको पता था कि किस तरह से रणनीति तय करना है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री कौन होगा, कई दावेदार हैं, तमाम बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी हैं, उसके अलावा दिलीप घोष हैं, और भी तमाम नेता। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। अब जाएंगे ऑब्जर्वर के तौर पे वहाँ, तमाम नेताओं को खंगालेंगे, बातचीत करेंगे तमाम विधायकों के साथ, और उसके बाद रणनीति तय करके जो विधायक दल का नेता उसके नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जाता है दोनों बड़े नेताओं को, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी, जो पर्यवेक्षक की तरफ नियुक्त किया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि कब जो है ताजपोशी होगी और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन होगा, क्योंकि चेहरा असम में अगर आप देखेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा थे, उनके नाम पे ही चुनाव लड़ा गया। तो ये माना जा रहा है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा असम का वो हेमंत बिस्वा शर्मा ही होंगे। तो ऐसे में अब इंतजार होगा पश्चिम बंगाल का कि पश्चिम बंगाल में क्या रणनीति तय की जाती है। मतलब आप ये समझिए कि असम में सीएम को रिपीट करना और उसके बाद उसी रणनीति पर आगे बढ़ना, क्योंकि अगर सीएम वही रहेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उनकी नीति और उनकी जो रणनीति है वो भी आगे असम में कंटिन्यू रहने वाली है। हालांकि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी की भी खबरें थी, लेकिन उससे भी ऊपर उसको किस तरीके से प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया ये हेमंत बिस्वा शर्मा ही जानते हैं, और उनकी चुनौती भी थी। निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में ये बड़ी जीत है। इधर पश्चिम बंगाल की तरफ अगर हम जाते हैं तो अमित शाह और तमाम नेताओं की एक बड़ी चुनौती है कि भाई ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, और उससे बड़ा मुद्दा है जो अमित शाह जगह जगह पर इसको लेकर दोहराते भी हैं कि घुसपैठियों को बाहर करना, बांग्लादेशियों को बाहर करना। एसआईआर के जरिए वो हुआ भी है और अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ये तमाम नीतियां रहने वाली हैं कि अगला सीएम इसी बिहाफ पर जो है वो तय किया जाना है कि तमाम राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और इन मुद्दों को लेकर अपनी क्या कोई ऐसा चेहरा जो रणनीति बना सके, जो एक ठोस कदम उठाने की क्षमता और दक्षता वाला कोई ऐसा चेहरा हो, तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल बेशक। देखिए, अगर आप मनीषा आप देखेंगे तो जब भी पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं तो तमाम पर्यवेक्षक वहाँ जाते हैं, तमाम विधायकों से बातचीत करते हैं और तमाम विधायकों का मन टटोलते हैं कि उनके मन में क्या है। उसके बाद जो केंद्र नेतृत्व नाम तय करता है वो उनके सामने रखा जाता है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया तमाम राज्यों में होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण होता है कि खुद पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चुनाव की शुरुआत से, अगर 2014 के चुनाव में अगर देखेंगे लोकसभा चुनाव, वहाँ से लेकर अब तक लगातार वो वहाँ पर प्रचार करते नजर आए हैं। अलग अलग लोकसभा विधानसभा चुनाव में रणनीति तय करते नजर आए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वो रणनीति तय करते थे। उसके अलावा गृह मंत्री के तौर पर भी लगातार वो दौरा करते नजर आए। तो ऐसे में लगातार ये माना जा रहा है कि उनकी रणनीति है, उनकी वजह से ये बड़ी जीत मिली है। तो ऐसे में अब उन्हीं को तय कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। या तो कहा जाए कि जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया, घुसपैठियों को लेकर जिक्र किया, उसको लेकर किस तरह से रणनीति तय की जाएगी कि पश्चिम बंगाल लगातार उसको लेकर कहा जाता है कि घुसपैठियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेशी को बाहर करना, तो उसको लेकर भी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक बड़ा मसला है, तो उसको लेकर भी तय किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती है कि वही कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत जमीनी स्तर पर दिखाई, उन कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी भी ना रहे, क्योंकि सीएम बनाना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर पहली बार सरकार अपनी बना पाई है बीजेपी, निश्चित तौर पर सभी को खुश करते हुए, सहमत करते हुए और तब फैसले लिए जाना, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन ये देखना होगा कि इस दिशा में अमित शाह कितने कारगर साबित होते हैं, जेपी नड्डा असम में कितना ज्यादा सफल हो पाते हैं। अपनी नजर आप पंकज इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
अगली बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, खबर है जहां पर आज इस्तीफा दे सकती है ममता बनर्जी। ये जानकारी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ममता बनर्जी इस्तीफा दे सकती हैं, सूत्र बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ममता बनर्जी आज शाम ठीक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो इस्तीफा सौंप सकती है जनता के सामने। ये एक बड़ी जानकारी फिलहाल सूत्र बता रहे हैं, अब इसमें कितनी हकीकत है वो शाम 4 बजे ही साफ हो पाएगा। तो एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी हार दोनों ही सीटों से, नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों ही सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही सीटों से हारी हैं। और शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा बने हैं, क्योंकि एम फैक्टर को हराना, ममता फैक्टर को हराना, क्योंकि ममता बनर्जी सीएम रहते खुद एक बड़ा एम फैक्टर रही हैं इन 15 सालों में। इस बार चौथी बार सीएम बनने की कगार पर थी, लेकिन उसके बीच इस तरह के यहाँ पर जो समीकरण है वो उनके लिहाज से उनके फेवर में या उनके पक्ष में जाते हुए नजर नहीं आए, और जनता ने चुना बीजेपी का साथ और बीजेपी को मौका दिया जाना ही जनता ने बेहतर समझा। लेकिन अब क्या वजह रही, क्या अपनी हार को और ज्यादा तरीके से वो देखती हैं, या फिर क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान बातें रखती हैं, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। कुलदीप का रुख कर लेते हैं, कुलदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आज शाम 4 बजे एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हार के बाद ममता बनर्जी कई हमले को लेकर, उसके बाद में एकाएक जो ईवी। ठीक है कुलदीप, निश्चित तौर पर आज इस्तीफा देने की जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि शाम 4 बजे का इंतजार रहेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ममता बनर्जी करने वाली हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ, नमस्कार।